श्रोताओं, ग्राम भारती कार्यक्रम में आपरे लिए नई नई जानकारियां लाने की पूरी कोशिश करा हाँ। और इस श्रृंखला में ही आज आपने सागे जी का विशेषज्ञ पधार्या है। वह है दीपा कुमारी कुमावत। ए पंत कृषि भवन में विराजे है और आंसू आज आपा जानकारी लेवाला कि फसल उत्पादन का प्रभावी बिंदु कुण कुण सा हो है। सबसे पहली तो दीपा जी आपरो घणो घणो स्वागत है। राम राम सा। राम राम जी। अब सा देखो आपा अपने कार्यक्रम में जानकारी को सिलसिलो शुरू करा तो भी मैं सबसे पहले आपसे मैं यो ही पूछबो चावला कि फसल उत्पादन के लिए कौन कौन सी बातें हैं मुख्य रूप से जिका को आपा ने ध्यान रखना चाहिए। खेती करते हैं, सब किसान जानते हैं, मगर फिर भी मैं कुछ बताना चाहूँगी कि किसान जो बुआई करे फसल की वो उसका समय पर बुआई करनी चाहिए ताकि उसको उसका उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। या जब वो बीज की बुआई करता है तो बीज उन्नत किस्म का उसको लेके आना चाहिए और उसको सही बीज दर इस्तेमाल करनी चाहिए अपनी बुआई के लिए, ताकि उसको 20 से 25% ज़्यादा उपज प्राप्त होती है तो उसको मुनाफा भी होगा। और किसान साल में एक बार, कम से कम एक बार तो खेत की मिट्टी की जांच करवा ले, तो जो जांच की जो रिपोर्ट आती है उसकी सिफारिश के अनुसार ही वो उर्वरकों का इस्तेमाल करे खेती में, ताकि उसको उर्वरकों के ऊपर पैसा कम खर्च करना पड़े। और जैसे किसान भाई जानते हैं कि गर्मी में जो गहरी जुताई जिसको अपन कहते हैं ना कि पलेवा मिट्टी पलट दी, जो उसको गहरी जुताई करने से किसानों को ये फायदा होगा कि खरपतवार रोग या जो कीटों का प्रकोप खेतों में होता है उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। और ढलान के अनुसार खेती नहीं करें, ढलान के आड़े उसको गहरी जुताई या बुआई करनी चाहिए किसानों को, ताकि वर्षा के अंदर जो जल है वो उसके खेत में संग्रहित हो सके, जमीन के अंदर जा सके जी। इसके अलावा भी फसल बदल बदल कर बोना चाहिए। एक ही जमीन के टुकड़े पर हमेशा दलहन बोना या जैसे तिलहन बोना, ऐसा नहीं, बदल बदल के बोने से क्या होता है कि जो रोग है उनका प्रकोप कम हो जाता है, कीट भी उसमें कम आते हैं जी। और इंटरक्रॉपिंग जिसको अपन बोलते हैं कि एक खेत के अंदर एक ही फसल के अंदर एक जमीन के टुकड़े पे 2 फसल लेते हैं, जैसे चना के साथ में गेहूं भी ले लें। अगर एक फसल नहीं होती है तो दूसरी फसल तो हो जाती है, तो उससे किसान का जोखिम कम हो जाता है जी। और दलहनी फसलें, जैसे मैंने बताया, दलहनी फसलें लेते हैं किसान, तो उसमें जिंक का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और किसान को उसकी उपज में वृद्धि होती है तो उसमें लाभ भी होता है। इसके अलावा फसल की जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं, अगर किसान के पास में पानी की अवेलेबिलिटी है, सिंचाई का पानी है, तो उसको किसान को उसकी क्रांतिक अवस्थाओं पे, जैसे दुधिया अवस्था दाना बनते वक्त होती है, तो उसमें अगर किसान उसमें सिंचाई दे देता है अपनी फसल में तो उसको उसके लिए पैदावार में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और जैसा अभी सरकार भी बहुत इस चीज को प्रोत्साहित कर रही है कि जैविक खेती को अपनाना चाहिए किसानों को, इससे उसके उत्पादन की जो लागत है वो कम हो जाती है और उसकी जो भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। इसके अलावा भी, ये तो मैंने फसल से संबंधित चीजें बताई किसानों को, इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि जो उपज खेतों से आ जाती है, खलियानों से निकल के, उस उपज को किसानों को सुखा के अच्छे से छान कर साफ करके बाद में ही उसको बाजार में बेचने के लिए लेके जाना चाहिए, ताकि उसको अधिक से अधिक उसका फायदा मिल सके, अधिक से अधिक मूल्य मिल सके। इसके अलावा जैसे अपने केवीके होते हैं या एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे किसानों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे उनको नवीनतम जानकारियाँ दी जाती है, या जो किसान हैं उनमें उनकी खेती से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उनका सभी का समाधान किया जाता है। तो किसानों को समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों में भी भाग लेना चाहिए। इसके अलावा जो अभी सरकार इस बात पे भी जोर दे रही है कि किसानों को अपने फसल का बीमा करवाना चाहिए जी। फसल बीमा करवाने से क्या होता है कि किसान अपनी उस जोखिम से बच जाता है। अगर खराबा होता है तो किसान को कुछ मुआवजा सरकार की तरफ से मिलता है जी। इसके लिए किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगी कि खरीफ की जो फसल है, फसल का बीमा करवाते हैं तो उसका प्रीमियम 1.5% होता है आपका जी। और रबी का 1% का होता है। जबकि जैसे नगदी फसलें लेते हैं जैसे किसान,
गन्ना वगैरह इस तरह की, तो उनके लिए 5% का प्रीमियम सरकार की तरफ से निश्चित किया गया है। अगर वो किसान फसल बीमा करवाता है तो वो जोखिम से बच जाता है। जी, बहुत बढ़िया साहब। वाह साहब, बहुत ही बढ़िया जानकारी विस्तार पूर्वक और बहुत सहज और सरल भाव से आप हमारे श्रोताओं ताई पहुंचाई और हमें मानकर चाला हाँ कि आपना कृषक भाई जी का सुन रहा है, माने इसु लाभ भी भरपूर मिले लो। अब सा बात आपा कर ली कि कौन कौन सा बिंदु है जिका पर आपा ने ध्यान देनो है। अब आपा आगे बात करा कि कृषि सिंचाई की वह कौन सी तकनीका हैं जिकी की फसल उत्पादन में आपा ने काम में लेनी चाहिए, वह भी बताओ सर। कृषि सिंचाई की जो तकनीक है उसमें पारंपरिक तकनीक तो किसान भाई सभी जानते हैं, जिसमें से कुएं से पानी निकालते हैं और उसको क्यारियों में पानी पहुंचा कर फसल की सिंचाई की जाती है। मगर उसके अलावा भी जैसे अभी फव्वारा की पद्धति आती है, अधिकतर किसान पानी की कमी की वजह से फव्वारा सिंचाई की जो प्रणाली है उसको अपनाते हैं। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि ये किसी भी तरह की ज़मीन के लिए उपयुक्त होता है, किसी भी तरह की मिट्टी के लिए उपयुक्त होता है। कहीं पे ढलान है या कहीं पे गहराई है, वहाँ पे भी फव्वारा आसानी से चल जाता है। इसके लिए इसको जैसे खेत है उसको लेवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो फव्वारा प्रणाली है उसमें 2 तरह के फव्वारे आते हैं आजकल। जैसे मिनी फव्वारा भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, जो ज़्यादातर उद्यानिकी वाली फसलों के लिए काम में लिया जाता है। इससे किसान भाइयों को पैदावार अधिक होती है, 30 से 40% तक अधिक पैदावार हो जाती है, उसको आसानी भी रहती है इस तरह के में। दूसरी सिंचाई प्रणाली जो मैं बताना चाहूँगी कि बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है, जिसको ड्रिप सिंचाई सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें थोड़ा खर्चा तो ज़्यादा आता है। इसके लिए जो सरकार है, कृषि विभाग की तरफ से किसानों को अनुदान की अनुशंसा भी की जाती है। इससे अपने जो पैदावार है उसमें 150% तक की वृद्धि हो जाती है। और जो इसी के द्वारा ही कई जैसे फर्टिगेशन एक सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या है कि पानी की जो सिंचाई का पानी है उसी के साथ उर्वरक दिए जाते हैं, तो इससे उर्वरकों की उपयोग की क्षमता है वो भी 30% तक बढ़ जाती है। तो ये कुछ तकनीक है सिंचाई की। अब सा पहले आप बात कर रहा कि भाई जैविक तकनीक जो की है बा अपनानी चाहे, जैविक विधि जी की है आपने करसा भाया ने अपनानी चाहे, तो जैविक उत्पादन की बात जी की तकनीक है बा काई है भी पर भी थोड़ी सी चर्चा करो सर। जैविक खेती फसल उत्पादन की वो तकनीक है जिसके अंदर किसान खेत का जो उत्पाद होता है या जो अवशेष होता है, जैसे गोबर की खाद हो गई, कंपोस्ट हो गया, जीवाणु खाद या जो प्राकृतिक अवशेष, इस तरह की चीज़ों से ही फसल को पोषक तत्व प्रदान करने की इसमें विधि होती है, जिसमें अपन बहुत सारी चीज़ें काम में लेते हैं। जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम हो गया, इस तरह की चीज़ें अपन काम में लेके ही किसान अपने फसल को पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। जैविक खेती में प्राकृतिक में उपलब्ध जैसे जीवाणु मित्र कीट होते हैं, जैवनाशक कीट होते हैं, जो अपने फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और ये अपनी मृदा को अच्छा बनाता है इन चीज़ों का इस्तेमाल, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ें होती है। और इस तकनीक के अंदर समन्वित कीट प्रबंधन, समन्वित रोग प्रबंधन, ये सभी विधियां अपनाई जाती है। और फसल उत्पादन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, सभी के लिए ये सही रहता है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। वाह सवाह दीपा जी, आप बता रहे हो जैविक उत्पादन की तकनीक, और अबार आप कहो के समन्वित कीट को भी प्रबंधन करना चाहे, तो वो काई है वो भी बता। समन्वित कीट प्रबंधन एक ऐसी तकनीक है, जैविक खेती का ही एक ये पार्ट है, जिसके अंदर चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जैसे अपनी फसल को उत्पादन करने के लिए, जैसे प्रतिरोधी बीज, जो रेजिस्टेंट पावर होती है किसी भी बीज की, जैसे आजकल बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियाँ आती है फसल की, तो वो प्रतिरोधी बीज वाली फसल का ही चुनाव करें। जैसे हमारे यहाँ पे कोई भी कीट जो उसके बार बार आता है, तो उसके प्रतिरोधी जो फसल की जो वैरायटी है या किस्म है जिसको बोलें, वो ही वो बोएं। और मौसम जैसे बीज को बोने के समय में फेरबदल कर दें। जैसे इस समय कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है, जैसे
अभी पहले सरसों के अंदर मूल्या का डिजीज़ का जो बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जाता था, तो उन्नत किस्म की जो सरसों बोने में आई है अपने राजस्थान में, तो उससे मूल्या का प्रभाव काफ़ी कम होता है, क्योंकि इसका प्रभाव होता है तब तक तो फसल पक के तैयार हो जाती है। तो कुछ इस तरह का ये तकनीक है। इसके अंदर अपन जो गैर मेजबान फसलें होती है जिनके ऊपर कीटों का प्रकोप नहीं होता है, उनको भी अपन शामिल कर लेते हैं अपन उसके बुआई के खेती के क्रम में, तो भी अपने फसल का नुकसान कम होता है। और एक जो खेतों में कीट का प्रबंधन कब किया जाए, जैसे इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेवल जिसको बोलते हैं, कि जिस पे अपन को ये देखना होता है कि अपने प्रति पौधे के ऊपर कितने कीट हैं, उसके बाद में ही फसल के ऊपर अपन कीटनाशक का प्रयोग करें। और हो सके जब तक बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स वगैरह इन्हीं का ही प्रयोग करें। इसी क्रम के अंदर ट्राइकोडर्मा एक कीट के द्वारा कीट नियंत्रण किया जाता है। ट्राइकोडर्मा एक सूक्ष्म कीट होता है जो कि शत्रु कीटों पर आक्रमण करता है, और ये एक अंड परजीवी होता है जो शत्रु जो कीट होता है उसके अंडों पर अपना अंडा दे देता है जी। तो उससे उनका जो जीवन चक्र होता है कीट का वो मर जाता है, और ये केवल अपने लक्षित शत्रु जो कीट होता है उसी को ही मारता है। मनुष्य और पशुओं के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। और ट्राइकोडर्मा कार्ड के रूप में आते हैं, छोटे छोटे कागज के बने हुए कार्ड होते हैं, उनके ऊपर उनके अंडे आते हैं, और ये आप केवीके होता है या अनुसंधान केंद्र होता है वहाँ पे मिल जाते हैं ये लोग। इसके अलावा भी समन्वित कीट प्रबंधन में यांत्रिक तरीके भी अपनाए जाते हैं, जैसे अंडे हैं, लार्वे हैं, या संक्रमित जो फसल का जो हिस्सा होता है उसको वहाँ से हटा दिया जाता है या फिर गड्ढे में डाल के गाड़ दिया जाता है। इसके अलावा जो लाइट ट्रैप, जो किसान खेतों में लाइट जलाते हैं और उसके नीचे है ना पानी भर के और उसमें केरोसिन डाल देते हैं, तो जो कीट होते हैं वो लाइट से अब उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। इसके अलावा जैसे चिड़िया होती है वो भी कीटों का नाश करने के लिए बहुत अच्छा साधन होता है, तो चिड़ियाओं को बैठने के लिए भी किसानों को छोटी छोटी जगह पर स्थान बनाने चाहिए। तो और एक तकनीक जो कृषि विभाग में बहुत प्रचलित भी है, इसमें मास ट्रैपिंग किया जाता है या फेरोमोन ट्रैप, ये भी बाजार में उपलब्ध मिलते हैं। तो इनका प्रयोग करके भी किसान बिना किसी रासायनिक प्रयोग के भी कीटों का उनका समाप्त कर सकते हैं और फसल को बचा सकते हैं। वाह साहब, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप बतायो कि किया आपा नियंत्रण कर सका। अब सा अगर आपा शस्य विधियां की बात करा तो जिसु किसान आपने जिका फसला में लगना आ रहा रोग है वहां पर नियंत्रण कर पावे है, तो वह कौन कौन सी विधियां है साहब, वहां पर भी थोड़ा सा विचार प्रकट करो साहब। कुछ सस्य विधियों के बारे में आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि किसान भाई खेत से अपनी फसल ले आते हैं, उसके बाद में फसलों के अवशेष वहाँ छोड़ देते हैं, तो उनको फसल का अवशेष वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या दीमक वगैरह का प्रकोप हो जाता है खेत के अंदर। और किसान जब बुआई करे तो बीज को देखे कि वो स्वस्थ बीज हैं, उसमें किसी भी तरह के रोग जनित कोई भी बीज नहीं हो। बीज की अगर वो मात्रा लेता है तो सही मात्रा ले, ज़्यादा नहीं ले और कम भी नहीं ले जी, तो उसको उत्पादन में थोड़ा सही उत्पादन मिल जाता है उसका। और बिजाई के समय पर ही बिजाई करें, बाद में बिजाई करते हैं तो उसका उत्पादन फसल का सही नहीं हो पाता जी। इसके अलावा जो खाद या जो उर्वरक किसान भाई अपने खेतों में देते हैं उसको संतुलित प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा प्रयोग किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा जल प्रबंधन, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसान भाइयों को क्रांतिक अवस्था जब भी जो भी फसल वह ले रहा है उसकी क्रांतिक अवस्थाओं पे अगर उसके पास में पानी की उपलब्धता है, सिंचाई के पानी की, तो उसको वो जरूर उसको देनी चाहिए जी। इसके अलावा फसल चक्र, जो पहले भी मैंने बताया आपको कि फसल चक्र को अपनाना चाहिए कि जहाँ जिस खेत के जिस टुकड़े में पहले आपने दलहन बोई, बाद में उसमें दूसरे साल उसमें दलहन ना बोएं, ताकि उसको उत्पादन अच्छा हो। प्रतिरोधी किस्मों का भी इस्तेमाल करना चाहिए किसानों को। और जो रोगी पौधे हैं उनको उखाड़ के
फेंक देना चाहिए या गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। और जो पंक्ति पौधों की या फसल की जो पौधे हैं उनकी पंक्तियों की और पौधों की जो दूरी है वो सही होनी चाहिए। ज़्यादा अधिक पौधे जो संख्या में होते हैं उनसे उनकी पैदावार में भी वो फर्क पड़ता है। तो जी सर, किसानों को इस चीज का ध्यान रहना चाहिए। वाह साहब, बहुत बढ़िया जानकारी आप दे रहा हो। दीपा कुमारी कुमावत जी, आप पंत कृषि भवन में विराजो हो और आज स्टूडियो में आपने सागे जुड़िया हो और फसल उत्पादन का जिका प्रभावी बिंदु है बी विषय पर आसो आप बात कर रहे हाँ। अब सर खर पतवार को अगर आपने नियंत्रण करना है तो बी की कौन सी समन्वित विधि है बा भी बताओ सर। खरपतवार तो बहुत बड़ी समस्या है किसानों की। तो किसान उसको अगर ये चाहे कि हम रासायनिक तरीके से ही उसको ख़त्म करें तो उससे उसकी उत्पादन की लागत भी बढ़ती है और इसके साथ साथ ज़मीन की भी गुणवत्ता खराब होती है। इसके लिए किसानों को समन्वित विधि जिसमें हम दो चीज़ों का समन्वय हो, रासायनिक विधि भी वो अपनाए, साथ के साथ में वो यांत्रिक विधियां भी उसके लिए अपनाए। इसके लिए वो खेत में रसायनों की आधी मात्रा प्रयोग करे और साथ में ही यांत्रिक विधि से निराई गुड़ाई करे। जैसे अगर आप किसान भाई ने रसायन का प्रयोग किया है किसी भी खरपतवार को नष्ट करने के लिए तो उसके लिए 40 से 45 दिन बाद में एक निराई गुड़ाई जरूर करें। और कृषि की जो उन्नत विधियां हैं जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो भी अनुसंधान केंद्र या कृषि विभाग के जो भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से वो उस चीज़ की जानकारी ले सकता है। तो साहब आपा बहुत अच्छी बातें कर रहे हाँ। अब सा आपा खूब सारी विधियां की जानकारी ली और खूब सारे बिंदुओं पर आप हमारे श्रोताओं से आगे चर्चा करी। अब आपने जी की खेती रो काम है बी में कंपोस्ट भी एक महती भूमिका निभावे है। तो अच्छी कंपोस्ट की प्रकार से आपा तैयार कर सका हाँ। तो सा आप विशेषज्ञ हो और आप सु ये बात री जानकारी लेना भी आप सु ये बात री जानकारी भी हमारे कार्यक्रम में लेनी बहुत जरूरी है। तो यो भी बताओ सर। देखो कंपोस्ट बहुत अच्छी खाद होती है और इससे न्यूट्रिएंट्स हैं जो फसल को मिलने चाहिए वो बहुत उसके लिए बहुत अच्छी है। इससे जो मिट्टी है कि फार्म की या जो खेत की जो मिट्टी है वो भी भुरभुरी बन जाती है। तो इसके लिए किसान भाइयों को अपने जो भी खेत के ऊपर जो भी कचरा है इकट्ठा कर लें एक जगह और उन सबको आपस में मिला दें। तो उसके लिए अच्छी खाद बनाने के लिए थोड़ी सी की मेहनत की ज़रूरत तो होती है। इसके लिए किसान भाइयों को 15 से 20 फुट लंबा एक गड्ढा खोदें और 5 से 4 फुट वो चौड़ा हो। उसके लिए 3 से 3.5 फुट गहरा गड्ढा बने। कुल मिला के 15 से 20 फुट लंबा हो, 5 से 6 फुट चौड़ा और 3 से 3.5 फुट गहरा गड्ढा हो। तो उसमें फिर कचरे का एक अपन तह बिछा देते हैं। उसके ऊपर फिर गोबर का जो घोल होता है उससे उसको अच्छी तरह से गीला कर दिया जाता है। फिर यही क्रम लगातार चलता रहता है। 1-1 फुट के ऊपर अपन गोबर के घोल से उसको गीला करते रहते हैं जब तक ये गड्ढा पूरा नहीं भर जाता और ये भूमि की सतह से 2 से 2.5 फीट ऊंचा हो जाता है। तो उसको फिर गीली मिट्टी से लेप करके उसको ढक दिया जाता है। और ये गड्ढा गर्मियों के अंदर पानी की कमी रहती है तो पानी वाष्पित हो जाता है। तो 15 से 20 दिन के बाद में गड्ढे में पानी छोड़ देना चाहिए ताकि कचरे को जो गलाने के लिए पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है वो नमी गड्ढे में बनी रहे। और वर्षा ऋतु जो शरद ऋतु होती है उसमें इस चीज को ये पानी डालने की जरूरत नहीं होती है। लगभग 4 से 5 महीने के बाद में खाद तैयार हो जाती है। तो ये किसान भाई ये चीज भी बहुत अपना सकते हैं अपने खेत पे ही। जो गोबर वगैरह वो ऐसे खुले में डालते हैं उससे ज्यादा अगर वो कंपोस्ट बना के अपने खेतों में डालेंगे तो उनका उत्पादन ज्यादा होएगा। जी सर। तो सर यह तो बात हुई अच्छी कंपोस्ट की। तो आपने कार्यक्रम में चलता एक प्रश्न जी को है वो भी आपसे करना चाहवाला कि रासायनिक उर्वरक श्रेष्ठ है या जैविक खाद, इनमें से कौन सी खाद को इस्तेमाल करो जानो चाहिए और क्यों करो जानो चाहिए, ई पर भी थोड़ी सी बात साझा करो सा।
देखो, आज के किसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जैसे उर्वरकों का निरंतर प्रयोग होने से भूमि की जो दशा है वो बिगड़ गई, उसकी उत्पादन कम मिलने लग गया और उसके साथ साथ ही किसानों की उत्पादन की जो लागत है प्रति हेक्टेयर वो भी बढ़ रही है। इसके लिए अभी जो जैविक खाद है उसका, जो मैंने आपको कंपोस्ट भी बताया, ये सब है तो सही, जैविक खाद अच्छी है, मगर अकेली जो जैविक खाद है वो पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर सकती जो फसल के लिए या फसल की बढ़वार के लिए या उत्पादन के लिए ज़रूरत होती, क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की जो आपूर्ति करने की जो क्षमता होती है वो सीमित होती है और इसकी जो मात्रा होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है, क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है खेत में। और इसको ढो के लेके जाना, जैसे आप कंपोस्ट लेके जा रहे हो या फिर गोबर की खाद लेके जा रहे हो, इनको ढोना खेत पे और उनको डालना काफ़ी महंगा पड़ता है किसान को। तो इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ी मात्रा जैविक खाद की भी यूज़ करें और साथ में ही किसान भाई अपने फसलों की पूर्ति के लिए रासायनिक खाद का भी उपयोग करें। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, मगर किसान भाई एक ही चीज़ नहीं यूज़ कर सकते, उनकी लागत में बढ़ोतरी होती है इससे। जी सा दीपा कुमारी कुमावत पंत कृषि भवन में आप विराजो हो और फसल उत्पादन का जिका प्रभावी बिंदु है बी पर बहुत ही बढ़िया तरीके से विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे सगले श्रोताओं ताई आप पहुंचाई। इके लिए आप घणे मानसू धन्यवाद सा।